हे गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस जैसा कि मुझे पता चला आपका जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम था पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। हिंदी में नाम है उसका शक्ति संचारण। तो ये चैप्टर अभी आपके जो सिलेबस में न्यू रखा गया है, ओके। तो जो पहले सिलेबस में था वो गवर्नर वाला चैप्टर था, तो मैंने समझा अब इस बार भी गवर्नर वाला चैप्टर होगा आपका। लेकिन गवर्नर जो चैप्टर है उसको हटा दिया है आपका, ठीक। ये जो सिलेबस में न्यू चैप्टर है जिसका नाम है शक्ति संचारण। तो शक्ति संचारण का जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें दो चैप्टरों को कंबाइन किया गया है जब इसका नाम शक्ति संचारण रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका पावर ट्रांसमिशन है वो होता क्या है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति अथवा शक्ति को पारित करने हेतु किसकी ज़रूरत होती है। पट्टा। आपने देखा होगा बेल्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैसे कि व्हील, ठीक है। व्हील की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। किसके लिए ज़रूरत होगी? पावर ट्रांसमिशन, मतलब शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इन सभी चीज़ों की, जैसे कि आपकी चेन हो गई। चेन आपने साइकिल में लगी देखी है, तो चेन का वर्क क्या होता है? मेनली वर्क यही होता है कि शक्ति को संचारण करना। अब गियर होते हैं, गियर चालन, ये भी इसका वर्क क्या होता है? शक्ति का संचारण करना। तो इसका प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंजन, ठीक है, आपका अथवा मोटर से जुड़े पहियों को चालन पहिया एवं चलित चालक पहिए की मदद से घूमने वाले पहियों को चलित पहिया कहते हैं। देखो, ये मेन वर्ड है। इसमें ये चीज़ कहानी आती है कि इंजन अथवा मोटर से जुड़े हुए पहिए को चालक, जो भी आपका पहिया, जैसे कि सपोज ये एक पहिया है, ठीक है, और एक ये वाला पहिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इंजन अथवा मोटर से जुड़े हुए पहियों को चालक, मतलब सपोज ये मानो आप ये वाला जो पहिया है व्हील, ये आपका मोटर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आपका मोटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको कहना है कि ये जो है ये चालक पहिया है, ठीक है। ये क्या होगा? आपका चालक पहिया होगा, ठीक। समझ में आ गया आपको? ये क्या होगा? चालक पहिया होगा आपका। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो आपका नेक्स्ट पहिया है, ठीक है, इस चालक को पहिए को, ठीक है, जो भी आपका है चालक पहिए की मदद से घूमने वाला, मतलब ये तो आपका होगा चालक। इसकी मदद से कौन घूम रहा है? ये वाला व्हील। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे चलित पहिया, मतलब किसी दूसरे की सहायता से वो चल रहा हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे चलित पहिया। इतना चीज़ समझ में आ गई आपकी, ठीक है। देखो, आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव, मतलब चालनों का वर्गीकरण। देखो, मुख्य रूप से निम्न प्रकार का चालन प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका पट्टा चालन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेल्ट ड्राइव, ठीक है। सेकंड है आपका चेन चालन, ठीक। थर्ड है आपका रॉप ड्राइव, रस्सी चालन। और चौथा है आपका गियर चालन, गियर ड्राइव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। परंतु अनुप्रयोगों के आधार पर चालन निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है चालन एवं चलित शाफ्टों के बीच की दूरी के आधार पर। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट है पट्टा तथा रस्सा चालन। अधिक दूरी पर शक्ति पारित करने हेतु पट्टा अथवा रस्सा चालन प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अधिक दूरी पर करीब 100 मीटर से 200 मीटर, लगभग इतना, इससे भी ज़्यादा जब दूरी आपको ट्रांसमिशन करनी है, ठीक है, मतलब संचारण करना है, तब आप यूज करोगे पट्टा और रस्सा चालन का। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपकी चेन ड्राइव। तो चेन ड्राइव कहाँ यूज होती है? मेनली मध्यम दूरी पर, ठीक है। जब थोड़ी सी दूरी हो, मध्यम दूरी पर शक्ति संचारण करना हो, तो हम वहाँ पर मेनली यूज करते हैं चेन ड्राइव का। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। आगे है गियर ड्राइव। देखो, गियर ड्राइव आपने देखो दो गियर आपने कहीं भी लगे देखेंगे। देखने का मतलब ये है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। निम्न दूरी, कहने का मतलब है निम्न दूरी पर सब हमें शक्ति संचारण करना हो तब हम गियर चालन का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर संबंध के आधार पर चालन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है रिजिड ड्राइव, मतलब दृढ़ और लचीला, ठीक है। लचीला चालन क्या होता है? इस प्रकार की शक्ति पारेषण में चालक और चलित पहिए का संबंध थोड़ा ढीला होता है। चालक और चलित, ठीक है,
ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, समझ में आ गया होगा। उसका जो दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो ढीला है तो उसको लचीला चालन कहेंगे। और नंबर 2 है कि यदि उनके बीच में जो चालक और चलित पहियों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा क्या है, दृढ़ है, तो उसको हम दृढ़ चालन मतलब रिजिड ड्राइव कहेंगे। जैसा कि गियर चालन मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, तो उस ये आपका जो चालन बनेगा उसको आप कह सकते हो कि वो रिजिड चालन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका शक्ति पारेषण के आधार पर घर्षण सिद्धांत। ठीक है, उसके आधार पर तो यहाँ पर इस विधि में शक्ति पारेषण हेतु चालकीय अंगों के बीच होने वाले घर्षण द्वारा गति एवं शक्ति को पारेषित किया जाता है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि जो शक्ति पारेषित करनी होती है तो चालकीय अंगों के बीच होने वाले जो घर्षण मतलब चालक और चलित दो गियर के, सपोज मानो दो गियर के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। ठीक है, उनके बीच होने वाले घर्षण द्वारा गति हमें मिलती है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर घर्षण सिद्धांत बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका धनात्मक चालन पॉजिटिव ड्राइव। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के शक्ति पारेषण चालन में चलित एवं चालक शाफ्ट के बीच दृढ़ संबंध द्वारा शक्ति पारेषित होती है, जैसे गियर चालन में होती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, बेल्ट ड्राइव मतलब पट्टा चालन क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। देखो एक तो हो गई ये बेल्ट, ठीक है, ये आपके व्हील है, ठीक है, पहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका, ये सीधा किससे जुड़ा हुआ है, ये इंजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम चालक पहिया बोलेंगे। और ये इसकी सहायता से क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चलित पहिया। दैट इज क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो समझाने की बात ये है कि इसको क्या बोलेंगे, खुला पट्टा चालन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, खुला पट्टा चालन। ये आपकी हो गई बेल्ट। अब देखो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ओके, ये डायग्राम आपको अच्छे से उतार लेना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपकी जो इसकी वीडियो है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मैं 2 दिन के बाद, ठीक है, 2 दिन के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर घेर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा, वहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद आप उस पर जा सकते हैं, या टेलीग्राम में चैनल को सर्च कर सकते हैं पॉली स्टडी। ठीक है, पॉली स्टडी के नाम से आएगा। तो अभी लगभग 13 सब्सक्राइबर हैं, 13 स्टूडेंट्स जुड़े हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो ज़रूर आप भी जुड़ें और मैं जितनी भी पीडीएफ होंगी वहाँ पर घेर दूंगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द वहाँ पर जुड़ें टेलीग्राम चैनल पर। अब देखो बेल्ट ड्राइव निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पट्टे के अनुप्रस्थ काट की आकृति के आधार पर, और इसमें पहला टाइप है चपटा पट्टा चालन। ठीक है, दूसरा है बी पट्टा चालन। ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप है पट्टे को पुली पर लपेटने के आधार पर। पट्टे को क्या करेंगे, पुली पर लपेटने के आधार पर। पहला होता है खुला, जो भी अभी डायग्राम में आपने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिरछा पट्टा चालन। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, तिरछा पट्टा चालन बोलेंगे। इसमें क्या है कि जो बेल्ट होती हैं, ठीक है, पट्टा होता है, वो एक दूसरे से तिरछे होते हैं। आपने ये कहीं देखे भी होंगे। ठीक है, जैसे कि कहीं चक्की वगैरह होती हैं या आटे पीसने वाली, ठीक है, वहाँ पर भी ये जो बेल्ट लगी होती हैं, ठीक है, मोटर से, और दूसरी वाले जो व्हील होता है, ठीक है, जिसमें आटा गेहूँ गिरे जाते हैं, वहाँ पर जो पट्टा पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पर तिरछा पट्टा पहुँचाया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी जगह हैं, आप देखोगे इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, पट्टा चालन। ठीक, तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पुलियों की संख्या के आधार पर। तो पुलियों की संख्या के आधार पर पट्टा चालन 2 प्रकार का होता है। पहला है सरल पट्टा चालन। ओके, अब देखो डायग्राम आपको यही बनाकर आना है इजी बेल्ट ड्राइव का, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। ठीक है, इस प्रकार के पट्टा चालन में किसी शाफ्ट पर 2 पुली लगी होती हैं। किसी शाफ्ट पर क्या होती है, 2 पुली लगी होती हैं। ओके, तो उसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, जैसा कि डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, देखो इसको समझना है क्या है कि इस पट्टा चालन में किसी शाफ्ट, ये शाफ्ट है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी ये शाफ्ट है, इस पर क्या होगी, 2 पुली लगी होंगी। ठीक है, 2 पुली लगी होती हैं, एक इधर साइड भेजेगी, ये ट्रांसमिशन करेगी, एक इधर साइड। तो ये क्या है, कंपाउंड मतलब संयुक्त रूप से 2 अलग अलग जगह पर ये पावर ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, और एक ही शाफ्ट पर 2 पुली लगी हों, ये मेनली बात आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं उसको। तो दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कोणीय आधार पर समांतर चालन। ठीक है, यदि चालन एवं चलित शाफ्ट एक दूसरे के समांतर हों, इस प्रकार का चालन समांतर चालन कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है लंबवत या कोणीय चालन, यदि चालक एवं चलित शाफ्ट के अक्षय एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, ठीक है, और किसी कोण पर हों तो इस प्रकार का चालन लंबवतीय या कोणीय चालन कहलाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर आएगा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोप ड्राइव। पूछ सकता है कि रोप ड्राइव के बारे में एक नोट लिखें। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। जब ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसी तरीके के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट वीडियो की, ठीक है, लास्ट वीडियो में इस चैप्टर खत्म होने के बाद करूँगा किस प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यू चैप्टर रखा गया है इसी बार, ठीक है। तो मैं आपको आगे जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लास्ट में गेरूँगा उस वीडियो को, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोप ड्राइव, ठीक है, शायद ही आपने कहीं भी पढ़ा होगा रोप ड्राइव। ओके, बहुत सारे सब्जेक्टों में, आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार का चालन कम भार के लिए प्रयोग किया जाता है। रस्सा चालन में प्रयोग होने वाली पुली में अर्धवृत्ताकार आकार का खांचा बना होता है, जिस पर रस्सी लगाकर गति अथवा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारित किया जाता है। इसका उपयोग क्रेन, लिफ्ट, रस्सा मार्ग आदि में किया जाता है। अब देखो ये मेनली टॉपिक है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खुला एवं तिरछा पट्टा चालन की तुलना एक दूसरे के सापेक्ष, 5 नंबर में आया था ये कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। इसको मेनली अच्छे से आपको इसी तरीके से लिख कर आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के चालन द्वारा अधिक शक्ति पारित की जाती है। मतलब कहने का मतलब जो तिरछा पट्टा चालन होता है ना आपका, उसमें क्या है, हम अधिक ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और जो आपका खुला पट्टा चालन है, ठीक है, उसमें क्या है, हमें कम शक्ति मिलेगी, ठीक है, कम शक्ति ही पारित हम कर सकते हैं। और इसमें है तिरछा पट्टा चालन के दूसरे इसमें लाभ आप कह सकते हो, इस चालन में चालक और चलित एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। चालक और चलित क्या होते हैं, जो व्हील होते हैं एक दूसरे से, कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोज आप मानकर चलिए ये आपका चालक है, ठीक है, ये आपका चलित है, एक यदि ये इधर को घूम रहा है तो ये इधर को घूमेगा, ठीक है। ठीक, कहने का मतलब है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ओके, अभी इस चालन में चालक एवं चलित एक दूसरे के स्थान, ठीक है, एक दूसरे के समान ही दिशा में घूमते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जो खुला पट्टा चालन है ये और ये यदि क्लॉकवाइज घूमता है ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। इस तरीके से बेल्ट लगी होंगी, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है भीतर वाला, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। तीसरा है जोड़ के स्थान पर पट्टे की घिसाई अधिक होती है। जहाँ पर भी जोड़ होता है, यहाँ पर जैसे कि तिरछा पट्टी चालन में होता क्या है, ये है एक, ठीक है, एक यहाँ पर ये आपके व्हील लगे हुए हैं, इस तरीके से उसमें यहाँ पर बेल्ट लगी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस वाले स्थान पर, इस जोड़ के स्थान पर पट्टी की जो होती है घिसाई अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, खुला पट्टा चालन में इसमें कोई जोड़ के स्थान पर पट्टी की घिसाई कम होती है, ठीक है, जहाँ पर भी जोड़ होता होगा वैसे, ठीक है। तो दोनों पुलियों पर जो छदन कोण समान होते हैं, इसमें एक छदन कोण के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ये होता है, इसमें कम होते हैं, समान होते हैं सॉरी, और दोनों पुलियों पर छदन कोण असमान होते हैं, ठीक है। जो एक पुली होगी दूसरी पुली होगी, इन दोनों की जो छदन कोण होगा इनके बीच में वो असमान होगा। क्लियर, ये आपके यहाँ पर ये तुलना थी, ठीक है, तिरछे पट्टा चालन और खुले पट्टे चालन। आगे देखो ये मेनली टॉपिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब कहोगे आप कि ये न्यू चैप्टर रखा है फिर भी कैसे परीक्षाओं में, कहने का मतलब है कि आपने 3rd सेमेस्टर में जब हम थे तो हमने एक सब्जेक्ट हुआ करता था हम पर, बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर ये था एक चैप्टर के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, बहुत इस चैप्टर से ज़्यादातर 2-4 क्वेश्चंस जरूर मिलते थे। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक हैं चपटे पट्टे की अपेक्षा बी पट्टे के लाभ कई बार पूछे गए हैं। जब वहाँ पर पूछे गए हैं तो आपसे इस यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं 5th सेमेस्टर जब चैप्टर रखा है तो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक आपका पट्टे के लाभ, ठीक है। चपटे पट्टे की अपेक्षा एक चपटा पट्टा होता है, एक बी पट्टा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की अपेक्षा लाभ, बी पट्टे द्वारा चपटे पच्चे जो चपटा पट्टे होती है उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति पारित की जाती है। ओके, नेक्स्ट है शाफ्टों के बीच कम दूरी रखने के लिए बी पट्टा लाभदायक है। नेक्स्ट, घिसाई के कारण समंजन की कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अधिक शक्ति पारेषण हेतु एक ही पुली जो होती है बी पट्टी के लिए प्रयोग की जाती है।
ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, वेग अनुपात, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। ये क्या होता है? देखो वेलोसिटी रेशियो आपका होता है कि ड्राइव एंड पुली वेलोसिटी अपॉन ड्राइव पुली वेलोसिटी, ठीक है। तो चालक पुली और चालित पुली, ठीक है, ये होती हैं। तो इनका क्या होता है, यहाँ पर चलित घिरनी एवं चालक पुली के वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेग अनुपात कहते हैं। अब इसकी एक डेरिवेशन है, उसको अच्छे से समझो। माना D1 चालक घिरनी का व्यास है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ये माना कि जो D1 है चालक, इसका क्या है? व्यास है, ठीक है, D1। ये D2 हमने मान लिया, इसका D2 इसका व्यास है चलित का। अब जो N1 है, N1 का मतलब है आरपीएम, किस आरपीएम से घूम रही है, ठीक है, आरपीएम, आरपीएम रोटेशनल पर मिनट, ठीक है, रोटेशनल पर मिनट, ठीक है। तो इसका हमने माना N1, इसका हमने माना चलित का N2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लगाती है जबकि चलित घिरनी N2 चक्र प्रति मिनट लगाती है, चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। माना कि पट्टी की मोटाई, जो इसकी मोटाई है वो T1 है, तब 1 मिनट में चालक घिरनी से होकर जाने वाली पट्टी की लंबाई, तो ये क्या होगी? पाई D1 N1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है आपका इसी प्रकार चलित घिरनी से 1 मिनट में होकर गुजरने वाले पट्टी की लंबाई, 1 मिनट में होकर गुजरने वाले चलित घिरनी से, ठीक है, पट्टी की लंबाई क्या होगी? पाई D2N2, ठीक है। जब हमने चालक की बात करी थी, जब चालक घिरनी से 1 मिनट में होकर गुजरने वाली पट्टी की लंबाई क्या होगी? वहाँ पर होती थी पाई D1N1, ठीक है। अब यहाँ पर चलित की बात हो रही है, तो चलित क्या होगी? पाई D2N2। क्लियर? पट्टे की जितनी लंबाई चालक से गुजरती है उतनी ही लंबाई चलित पुली से गुजरेगी। तो इन दोनों के क्या करेंगे? इक्वल कर लेते हैं। पाई D1N1 इजिकल टू पाई D2N2। तो पाई से पाई तो कट हो जाएगा, ओके। D1N1 रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका D2N2। यहाँ पर D1/D2 हो जाएगा इजिकल टू N2/N1। तो ये वेलोसिटी रेशियो आ चुका है आपका, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, ठीक है, 2-3 डेरिवेशंस हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको मैं अलग से, जब वीडियो की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उन्हीं के ऊपर होगी, ठीक है ना। तो ये आज थोड़ा थॉर्टिकल है, क्योंकि आपका इस वीडियो के थ्रू ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, केवल आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट है, यदि पट्टी की मोटाई टी को भी सम्मिलित किया जाए, तो यहाँ पर टी को सम्मिलित करेंगे तो प्लस टी जोड़ देंगे, ठीक है। N2/N1 इजिकल टू D1/D2 प्लस टी, ठीक है। तो वेगानुपात पर पट्टी की मोटाई, फिसलन एवं सर्कन का प्रभाव। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, फिसलन और इसके बारे में, सर्कन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले उदासीन सतह क्या होती है, तो इसको देखो क्लियर करो। पट्टा चालन के दौरान पट्टे की एक सतह तनाव में होती है। पट्टा चालन के दौरान क्या होता है, एक पट्टी की सतह होती है वो तनाव में होती है, दूसरी सतह संपीड़न में होती है, ठीक है। एक तो तनाव में होगी और दूसरी क्या होगी? संपीड़न में, ठीक है, क्लियर। परंतु पट्टी की मोटाई के बीच एक ऐसी सतह होती है जो न तो तनाव में होती है और ना ही संपीड़न में होती है और ना ही तनाव से होती है, ठीक है। यह सतह उदासीन सतह कहलाती है। कहने का मतलब है, आपने मॉस में एक डेरिवेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर उदासीन सतह के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये तो आपकी होती है तनाव में, नीचे वाली सतह, ठीक है, ये आपकी होगी तनाव में, ये आपकी होगी कंप्रेशन में, और ये जो एक सतह होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उदासीन सतह। क्लियर? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पट्टे चालन की, तो पट्टा चालन के बीच में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गया इतना? आगे आगे है आपका पिच सतह। यह एक काल्पनिक सतह है जो पट्टा चालन के दौरान पट्टे की उदासीन सतह से स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है केवल, ठीक है। आगे नेक्स्ट है फिसलन। पट्टे अथवा पट्टे एवं पुलियों के बीच होने वाली सापेक्ष गति को स्लिप कहते हैं, ठीक है। इसके कारण चालक पुली से चलित पुली पर होने वाले शक्ति पारेषण में कमी होती है, इतना लिखना है केवल, ठीक है। 2 नंबर में ये पूछी जाती हैं। सर्कन क्या होती है? पट्टा चालन में कभी कभी पट्टा चालन एवं चलित दोनों पुलियां पर फिसलता है, जिसके फलस्वरूप पट्टा चालन द्वारा होने वाले वेग एवं शक्ति पारेषण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है संपूर्ण फिसलन, ठीक है। सर्कन एवं फिसलन से चलत पुली होती है, उसकी गति कम होती है, अतः फिसलन एवं सर्कन दोनों की सम्मिलित करने पर संपूर्ण फिसलन पर प्राप्त होता है, ओके।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेन ड्राइव। चेन ड्राइव भी वही काम करती है जो कि आपकी रोप ड्राइव ने किया, ठीक है, और आपके पट्टा चालन बेल्ट ड्राइव ने किया। तो चेन चालन मुख्यतः बिना स्लिप किए शक्ति अथवा वेग को पारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? वेग को पारित करने के लिए किया जाता है बिना स्लिप हुए, ठीक है। वहाँ पर क्या था, बेल्ट, वहाँ पर फिसलन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर चेन ड्राइव में फिसलन नहीं होती है। इसके भी मुख्यतः दो अंग होते हैं, एक चालक दूसरा चलित, ठीक है। इन दोनों अंगों पर एक लचीली चेन लिपटी रहती है जिसमें अनेक कड़ियाँ लगी होती हैं। ये कड़ियाँ चालक एवं चलित पहियों की परिधि बने हुए उभारों में लगी रहती हैं। इन खांचों में पहिए के शीर्ष फिट हो जाते हैं जिससे स्लिप की संभावना नहीं रहती। इस चालन द्वारा कम वेग एवं कम शक्ति पारित की जा सकती है। इसका प्रयोग क्रेन, स्कूटर, ठीक है, मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि में करते हैं। लाभ क्या है इसके? पहले है चैन चालन सस्ता होता है। नंबर 2, गियर चालन की अपेक्षा अधिक दूरी पर शक्ति, ठीक है, गियर शक्ति एवं वेग को पारित कर सकता है, ठीक है। हफ्तों के बीच जो कम दूरी के लिए भी चैन चालन प्रयोग किया जाता है। हानि क्या है? पहली पहली हानि है इसकी, चैन की लंबाई लगातार प्रयोग के कारण बढ़ती रहती है। चैन का भार पट्टे की अपेक्षा अधिक होता है। प्रमुख पद है इसके पिच। पिच क्या होती है? ठीक है, दो लगातार हिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। नेक्स्ट है पिच सर्कल व्यास, पिच वृत्त व्यास। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यह उस वृत्त का व्यास होता है जिस पर हिंज केंद्र बने होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपका औसत गति चेन की, ठीक है, क्योंकि चेन की प्रति एक कड़ी, देखो यहाँ पर ये जो शब्द गलत लिखे हुए हैं आपको उनको सही कर लेना है, ठीक है। ये किसी दूसरे की कॉपी से मैंने, ठीक है, स्कैन किया था, मंगाया था ये किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर चैन की औसत गति, जो भी शब्द गलत लिखे हुए हैं आप उसको लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मेरा केवल समझाना है यहाँ पर आपको। इसलिए चैन की गति एवं पहिए की गति कोणीय स्थिति के साथ बदलती रहती है। यदि चैन का वेग v और पहिए का कोण ओमेगा है, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो चैन का अधिकतम वेग बराबर ओमेगा पिच वृत्त की त्रिज्या, मतलब ओमेगा इंटू पिच वृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होगा। ओके, नेक्स्ट है वेग अनुपात। वेग अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? तो वेग अनुपात क्या होगा चैन का? N2/N1 इजिकल टू T1/T2, ठीक है। वहाँ पर D1 था, यहाँ पर T1, मतलब यहाँ दांतों की बात हो रही है, वहाँ उसके व्यास की बात हो रही थी, ठीक है। दोनों का वेग अनुपात अलग अलग होगा। चैन की लंबाई, किसी चैन चालक के लिए आवश्यक कड़ियों की संख्या चैन की लंबाई कहलाती है। जितनी भी उसकी कड़ियों की संख्या होगी चैन की लंबाई कहलाई जाएगी। चैन का वर्गीकरण है, चैन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकती है। पहला है हविस चैन, केवल इसका आपको डायग्राम देखना है, ठीक है। और मैं बहुत सारी जितने भी डायग्राम्स हैं बी पट्टे के और सभी के जो डायग्राम होंगे ना, मैं इस पीडीएफ में घेर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। नोट्स आपको खुद को बनानी है, ठीक है, मेरा केवल समझाना है यहाँ पर, और इसी के द्वारा भी आप नोट्स बना सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह चैन क्रैंक इत्यादि में प्रयोग की जाती है। इसके लिए विशेष प्रकार की कड़ियाँ होती हैं जो कि चित्रानुसार लगी हुई हैं, ठीक है। चित्र आपने देख लिया है। कन्वेयर चैन, वाहक चैन, ठीक है, यह डलवा लोहे की बनी होती हैं। इसका प्रयोग फैक्ट्री एवं कारखानों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। डायग्राम देख सकते हैं, वैसे मैं सभी के डायग्राम गेर दूंगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे शब्द गलत लिखे हुए हैं, आप उनको अच्छे से सही करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर है अगला नेक्स्ट पावर ट्रांसमिटिंग चैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मतलब शक्ति संचारण चैन, ठीक है। तो यह चेन सामान्यतः शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग की जाती है। यह तीन प्रकार की होती है। पहला है ब्लॉक, दूसरा है रोलर चैन, तीसरा है साइलेंट चैन। इन तीनों के डायग्राम मैं वीडियो के पीडीएफ में घेर दूंगा, ठीक है, आप उनको वहाँ से देख लेना। ओके, तो सो गाइस इतना ही है आज के लिए आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेरिवेशंस है, मैं आपको खुद अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो ये मेरे पास किसी से मैंने मंगाए थे, उसके लिखे हुए थे, ठीक है। ठीक, मेरे जो नोट्स थे वो कहीं गुम हो गए हैं। ओके, तो मैं आगे की इस चैप्टर के पावर ट्रांसमिटिंग के जो आपकी डेरिवेशंस बची हुई हैं उनको अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ये चैप्टर मुझे अच्छे से आपको क्लियर कराना है। मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर से कम 10 से 15 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। ओके, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, क्योंकि जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और देखो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से, ठीक है,
अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी इसमें बैक लग सकती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों की बैक इसमें लगती है और फाइनल कट जाते हैं, उसके बाद भी नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, सीरियस तरीके से आपको पढ़ना है और मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ओके। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं कि किसी को पता नहीं होता है कि किस चैनल पर टॉम की क्लास चल रही है, नहीं चल रही। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर क्लास नहीं चल रही होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।